एम सॉरी आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, और वहां से हम के की वैल्यू हम वहां से निकालते हैं, है ना। तो नाउ चलिए अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज टॉर्क। ओके, सो न्यू टॉपिक इज, नाउ ध्यान से देखिए। सो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो हमारा जो लीनियर मोशन होता है और जो रोटेशनल मोशन होता है, उन दोनों की जो क्वांटिटीज होती है सब में क्या होता है, एक सिमिलरिटी होती है, करेक्ट। जैसे आपने यहाँ पे देखा, बहुत बार बता दिया मैंने, शर्म आती है बार बार बताते बताते। इधर v होता है, ओमेगा होता है, एक्सेलरेशन होता है, इधर अल्फा होता है, इधर फोर्स आता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आता है भाई, यहाँ पे एक टार्क आता है, नई क्वांटिटी। चलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। देखिए यहाँ पे मास है आपके पास और यहाँ पे क्या है, आई, मतलब इसमें हम मास यूज करते हैं और इधर हम क्या यूज करते हैं भाई, आई, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो लीनियर मोशन में फोर्स का काम क्या होता है, ये आपके पास ब्लॉक है, मास है, ये आपके पास फोर्स है, आपने क्या किया, इसको यहाँ पे धक्का दिया है, ये पार्टिकल आगे जाता है ना। सो मैंने आपको बता रखा है कि जितने भी जो सारे रिलेशंस है ना, सब में किसका फर्क आता है, सिर्फ एक आर का फर्क आता है ना। तो देखेंगे आप v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो सारी क्वांटिटीज में क्या एक आर का मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर दो, किसका मल्टीप्लिकेशन भाई, सिर्फ एक आर का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये रोटेशनल बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इनका जो मोशन होता है एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट होता है ना। तो आपने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट को और क्या करो आप यहाँ पे ऐसा एक इसको हिंज बना दीजिए, इसको वहां पे कील ठोक के वहीं पे उसको आप लटका दो, और अभी आप इस पे फोर्स लगाओ तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे अभी ये सर्कुलर मोशन करेगा, करेक्ट। तो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एक कोई फिक्स पॉइंट है उसके अबाउट बॉडी का मोशन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं, करेक्ट। सो नाउ अगर आप देखो फोर्स का क्या क्या काम होता है लीनियर मोशन में, टू प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट, है ना। क्या करता है भाई, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस करता है, करेक्ट। नाउ टॉर्क का क्या काम होता है, तो देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, आपने क्या किया, इस पे एक फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ट्रांसलेट होके यहाँ पहुंच जाएगा। ओके, नाउ अब मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे इस पार्टिकल की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच गया, करेक्ट। नाउ अभी देखिए हम क्या करते हैं, टॉर्क का एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पे टॉर्क अप्लाई किया तो क्या होगा। नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपने क्या किया, इसको आप क्या करो, यहाँ पे हिंज कर दो, ओके, और यहाँ से आप क्या करो, एक फोर्स लगाइए, करेक्ट। तो अभी क्या होगा, आप देखेंगे कि इसकी पोजीशन क्या हो गई, यहाँ से लेके चेंज होके कुछ यहाँ पहुंच गई, और ये पार्टिकल अभी कुछ ऐसा यहाँ पे चला गया, और अगर आप फोर्स लगा दो ये पार्टिकल आपका कुछ यहाँ पे आ जाएगा, है ना। सो अभी यहाँ पे फोर्स, दिस इज ऑल्सो फोर्स एंड दिस इज ऑल्सो फोर्स, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल अपनी जगह से जा नहीं रहा, इसका कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, बट क्या हो रहा है यहाँ पे, तो थीटा इज चेंजिंग, हियर इज थीटा 1, हियर इज थीटा 2, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे इसका। तो ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था इससे थोड़ा सा हटके है, कैसा है ये, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना। तो देखिए ध्यान से, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क और फोर्स में क्या रिलेशन होता है, अगर आपने फोर्स को मल्टीप्लाई किया दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो ये क्या बन जाएगा, ये टॉर्क बन जाएगा। जैसा कि एग्जांपल आप देखिए ध्यान से, अभी सब लोग समझते जाइए, कोई लिखेगा नहीं। ये हमने क्या किया, एक एल लेंथ का मैंने यहाँ पे एक रॉड यहाँ पे मैंने क्या किया है, फिक्स किया है, और मैंने यहाँ पे क्या करा, फोर्स लगा दिया, एक फोर्स मैंने यहाँ पे एफ लगाया। तो नाउ देखिए ध्यान से, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F into R perpendicular, force into perpendicular distance from this axis of rotation. So now आप ध्यान से देखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो आपका कौन सा है, ये वाला, और इससे इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है इतनी L। तो ना अभी टॉर्क की वैल्यू देखे तो टॉर्क कितना आएगा भाई, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी कितनी, दिस F into R perpendicular। अभी R perpendicular कितना है आपका, तो R perpendicular की वैल्यू कितनी है, सिर्फ L। तो अभी आपका आ गया टॉर्क इक्वल्स टू F into L, टॉर्क इक्वल्स टू एफ एन। ओके, ये बात क्लियर हो गई। नाउ
आप थोड़ा सा याद करो, थोड़ा आप पीछे जाओ। जैसे कि हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मान लीजिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ इधर की तरफ ऐसे आ रहा है, एंड पार्टिकल इज मूविंग विद वन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है भाई? ओमेगा वेलोसिटी से, है ना। तो मैंने आपसे पूछा था कि ओमेगा एक स्केलर है या वेक्टर है ना। तो उस टाइम पे हमने देखा था कि ओमेगा स्केलर नहीं है, वेक्टर नहीं है, बट दीज आर अ स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर्स कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स, है ना। तो अगर ये पार्टिकल इधर की तरफ ऐसे इसका मोशन हो रहा है, तो इसका डायरेक्शन भी होता है, इट हैज आल्सो गॉट अ डायरेक्शन। बट वो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम? तो जिधर भी पार्टिकल का मोशन हो रहा है ना, अभी देखिए पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या करेंगे, अपने फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को हम ऐसे कर्ल करते हैं, और ये थंब का डायरेक्शन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ओके, तो अभी ओमेगा किधर है? ओमेगा इज आउटवर्ड। तो ये सारे क्या होते हैं भाई? एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। और टॉर्क है, तो टॉर्क की भी डायरेक्शन होती है, टॉर्क भी आपका इनवर्ड हो सकता है और टॉर्क भी आपका आउटवर्ड हो सकता है। आप सबको पता होगा, जब हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज को, इसका मतलब क्या होता है? डॉट मीन्स आउटवर्ड। डॉट का मतलब क्या होता है? आउटवर्ड होता है। एंड क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड। यानी कि मतलब लिखा है, कोई भी अगर आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसको डॉट से दिखा रहे हो, उसका मतलब क्या हो रहा है? वो क्वांटिटी बाहर की तरफ आ रही है, और क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ जा रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका ओमेगा है, और मैं आपको बताऊं कि ओमेगा का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। तो अभी आप फिंगर को कर्ल करो, और ये थंब की डायरेक्शन किधर जा रही है भाई? अंदर की तरफ। ओके, तो सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका रॉड है। अभी इसका मूवमेंट कैसा होगा? आपने यहाँ पे इसको हिंज किया, यहाँ से आप इसको ऐसा फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मूवमेंट कैसा होगा? ये कुछ ऐसा घूमेगा, ये कुछ ऐसे घूमेगा। तो ना आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो, टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो? तो जिधर ये रोटेट हो रहा है, उधर क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को ऐसे, आप राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ऐसे कर्ल किया, हम किसकी डायरेक्शन देगा? उस फिजिकल क्वांटिटी की। तो अभी यहाँ पे टॉर्क किधर आ रहा है आपका? बाहर की तरफ आ रहा है। ओके, सो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉर्क इज नथिंग, ये जो टॉर्क है ये कुछ नहीं है, बट इट ओनली प्रोड्यूसेस अ रोटेशन इफेक्ट, इट ओनली प्रोड्यूसेस अ रोटेशनल इफेक्ट। जैसे आपका फोर्स आपका लीनियर मोशन में सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस करता था, वैसे यहाँ भी यहाँ पे टॉर्क क्या प्रोड्यूस करता है? टॉर्क प्रोड्यूस करता है आपका एक रोटेशनल इफेक्ट, दैट्स ऑल। ओके, तो अभी हम सारे फॉर्मुलेशन करेंगे, सारी चीजों को लिखेंगे। तो एक ब्रीफ आइडिया हो गया आपको व्हाट इज टॉर्क? एनी डाउट? यस, एनी डाउट द इंट्रोडक्शन? ओके, नाउ चलिए एक एक करके लिखते हैं, सारे पॉइंट को लिस्ट आउट करेंगे। लिखेंगे टॉर्क प्रोड्यूसेस angular displacement angular displacement in the rotational motion, in the rotational motion, and and it is a equivalent quantity, and it is a equivalent quantity as force in linear motion, in linear motion. Okay, so now अभी देखिए ध्यान से, ये एक पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट। नाउ देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई बॉडी अभी यहाँ पे चल रही है ना, रास्ते में इसका मोशन हो रहा है, तो क्या किया आपने? इसका मोशन का डायरेक्शन तो ऐसा है, आपने क्या किया? दौड़ते दौड़ते आए, और आपने पीछे से ऐसे एक और इस पे फोर्स लगा दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया। तो ना अभी आपने जो यहाँ पे जो नया फोर्स अप्लाई किया, उससे क्या होगा? बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना।
और दूसरा दूसरा एग्जांपल सेकंड, अगर मान लीजिए ये पार्टिकल है, इसका मोशन इधर की तरफ हो रहा है और आप इधर से आए, आपने ये फोर्स इधर से लगा दिया। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसे चल रही है, आपने उल्टी डायरेक्शन में क्या कर दिया, उसको आगे हिट कर दिया, फोर्स लगा दिया। तो वहां पे क्या होगा, उस टाइम पे पार्टिकल है, उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। सो सिमिलरली अगर मान लीजिए कहीं पे कोई रोटेशनल मोशन हो रहा है ना, तो आपने क्या किया, उसके मोशन की डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा दिया, टॉर्क लगा दिया, तो टॉर्क क्या करेगा, उस टाइम पे उसकी जो एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा है, ओमेगा को इंक्रीज कर सकता है, और अगर आपने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया तो ओमेगा को वो डिक्रीज भी कर सकता है ना। तो देखिए लीनियर मोशन में जैसे आप पार्टिकल के डायरेक्शन के मोशन में अगर आप फोर्स लगाओ तो उसकी वेलोसिटी बढ़ सकती है, पर पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन से अपोजिट अगर आप फोर्स लगाते तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है। तो सेम चीज यहाँ पे टॉर्क भी कर सकता है। तो इसमें आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट कैन चेंज, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को क्या कर सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। ओके, सो नाउ यहां तक लिख लीजिए। यस, डन। ओके, किसी बच्चे को कोई डाउट तुरंत आप बताइए, दोबारा कुछ समझाना हो तो भी आप बताइए। ओके, नेक्स्ट 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 देखिए ध्यान से। तो सपोज मान लो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे एक रॉड को यहाँ पे से क्या कर रखा है, ऐसा फिक्स कर रखा है ना, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया यहाँ पे F, ओके, एंड दिस F इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा। ओके, यहाँ पे फोर्स लग रहा है और ये एंगल है आपका क्या, यहाँ पे थीटा, और दिस डिस्टेंस इज R, है ना। ये जो रॉड है इसकी लेंथ कितनी है, मैं मान लेता हूँ दिस इज R लॉन्ग। ओके, नाउ अभी आप देखिए ध्यान से, ये आपके पास रॉड है और एक फोर्स लग रहा है कितने पे, एक इंक्लिनेशन पे लग रहा है, एक एंगल इंक्लाइन पे। सो इस फोर्स के क्या कर सकते हैं हम, दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। तो इसके अगर मैं कंपोनेंट तोड़ू तो कैसा आएगा, इधर की तरफ आएगा एक F cos थीटा और ऊपर की तरफ आएगा एक दूसरा, दैट इज F sin थीटा। बिल्कुल, एक F cos थीटा आ गया और एक F sin थीटा आ गया, और ये इसका हिंज हो गया, और रॉड की लेंथ कितनी हो गई भाई, R हो गई। ओके, नाउ अभी आप मुझे बताइए, ये vertical component, this is force number 1 and this is the second force. Okay, out of these two forces, first and second, out of these two forces, first and second, which one will produce a rotation effect, which one will produce the rotational effect? Everyone chat में लिख के बताइए। साहिल बोल रहे हैं फर्स्ट F sin थीटा, समीर इज टेलिंग फर्स्ट, यस, बाकी लोग बताइए। एवरीवन, कंचन इज टेलिंग फर्स्ट, सभी लोग बोल रहे हैं फर्स्ट। ओके, वेरी गुड। व्हाई नॉट सेकंड, दूसरा जो फोर्स है वो क्यों नहीं कर सकता ये काम, दूसरा फोर्स है ना। तो F sin थीटा क्या करेगा, यहाँ पे फोर्स ये रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, F cos थीटा प्रोड्यूस नहीं करेगा, है ना। बिल्कुल, नाउ देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो F cos थीटा है ना, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जस्ट इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये पास हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखिए तो। अभी देखिए ये रॉड कैसा मूव करेगा, ये रॉड तो कुछ ऐसा ऐसा मूव करेगा, यहाँ पे आपका ये रॉड है, ये कुछ इसकी मूवमेंट यहाँ पे ऐसी ऐसी होगी, तो इसका ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। तो अगर ध्यान से देखिए, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को आप ऐसे मान सकते हो, है ना, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उसके अबाउट ये रॉड ऐसे गोल 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 घूम रहा है। सो नाउ एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके पास ऐसे देख लिया, बट ये देखो ध्यान से, ये जो आपका जो फोर्स है ना,
ये फोर्स कैसे पास हो रहा है भाई, बिल्कुल आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से ऐसे पास हो रहा है। यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए ये है ना, ऐसा एक क्रॉस मैंने बना दिया, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं इस फोर्स के पास, है ना। ये फोर्स अभी देखिए, ये फोर्स कुछ ऐसा है, और ये देखिए ऐसे अगर आप इसको ड्रॉ करें, थोड़े से फोर्स को एक्सटेंड करें, तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो फोर्स है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहा है। जबकि एफ साइन थीटा की बात करें तो ये वाला फोर्स कहाँ पे है भाई, ये वाला फोर्स कुछ ऐसे है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या है भाई, परपेंडिकुलर है ना। तो अगर आपको फर्क समझ में आ रहा हो तो देखिए ध्यान से, दिस एफ cos थीटा पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एफ cos थीटा किधर पास हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है। बट एफ साइन थीटा एक्सिस ऑफ रोटेशन से बिल्कुल ही क्या है भाई, परपेंडिकुलर लेंथ पे है, तो इसलिए ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। प्रोड्यूस करेगा भी तो क्या, ये एक लीनियर मोशन प्रोड्यूस करेगा, है ना, एफ cos थीटा। बट एफ sin थीटा विल प्रोड्यूस व्हाट, इट विल प्रोड्यूस a rotational effect that is called torque. Now एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जैसे कि पीसा एक टावर है इटली में, द लीनिंग टावर बोलते हैं उसको। तो लीनिंग टावर ऐसे होने की वजह क्या है, थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड है ना, क्या है भाई, थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड है। तो अभी देखिए ऐसे ऐसे टिल्टेड है, तो इसका एमजी की तरह लगना चाहिए, इधर लगना चाहिए एकदम, और इससे ये क्या कराएगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और ये ऐसा गिर जाना चाहिए नीचे की तरफ, है ना। सो बहुत लोगों ने इस पर रिसर्च किया कि एक्चुअली ये टावर बहुत ही स्टेबल है, और बट ये गिरती क्यों नहीं, है ना। तो बाद में साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि यहाँ पे एक्चुअली जो ये जो लीनिंग टावर है, ऐसे जो लीन कर रही है ये टावर, तो यहाँ पे जो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, यहीं से ग्रेविटी की फोर्स पास कर रही है। जो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, वहीं से क्या हो रही है, ग्रेविटी की फोर्स mg पास हो रही है। इसलिए mg की वजह से कोई भी टॉर्क यहाँ पे नहीं आता, इसलिए क्या हो जाता है, इसका फोर्स, इस पर टॉर्क जीरो हो जाता है ना। कितने लोगों को ये समझ में आई ये बात, एवरीवन? ओके, एक और एग्जांपल देते हैं आपके सामने, देखिए ध्यान से। ये क्या है आपके सामने, ये मान लीजिए दिस इज योर डोर, है ना, क्या है भाई, ये घर का दरवाजा है। ओके, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये आपके घर का क्या है भाई, दरवाजा है। ये ऐसे क्या हो रहा है, दरवाजा आपका खुल रहा है ना, दिस इज योर डोर, और ये ऐसे खुल रहा है। तो अगर आप देखो ध्यान से, दरवाजे पे क्या करो आप, ऐसे पकड़ के उसको ऐसे खींचो इधर की तरफ, इधर की तरफ क्या कीजिए आप, इसको खींचिए, या फिर इधर की तरफ आप क्या करो, इसको प्रेस करो, है ना। दरवाजे का कुछ भी मूवमेंट होगा क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। अगर आप क्या करो, इधर से ऐसा फोर्स लगाओ, सपोज दिस इज हिंज, ये क्या है आपका हिंज है, और ये आपका जो डोर है दैट इज फिक्स अबाउट दिस हिंज के अबाउट क्या है, ये फिक्स है। और आप क्या करो, इसको ऐसे खींचो, खींचो जरा ऐसे, दरवाजे को कुछ नहीं होगा, बिकॉज इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका डोर है, आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, तो दिस फोर्स इज पासिंग थ्रू दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसका टॉर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा, कुछ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो ये दरवाजे को जाके ऐसे फोर्स लगाओ, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे रोटेशन होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा भाई, रोटेशन हो पाएगा, बिकॉज अभी फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो यही केस यहाँ पे होता है, तो जब भी अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो जाए, तो वहां पे कुछ भी टॉर्क नहीं आएगा। वापस आते हैं अपने हम टॉर्क की डिस्कशन पे। तो ना अभी देखिए, तो यहाँ से आपका टॉर्क कितना होगा, टॉर्क विल बी एफ साइन थीटा इंटू आर। ओके, कितना होगा भाई, एफ साइन थीटा इंटू आर। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ आर साइन थीटा, आर को लिखेंगे दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो नाउ अभी देखिए, आपको याद हो जा रहा सा वेक्टर्स की बात, अगर थोड़ी सी याद हो, तो जैसे आपके पास ए बी साइन थीटा होता है, तो आप इसको क्या लिखते हो, आप इसको लिखते हो ए क्रॉस बी, है ना। अगर आपके पास ए बी साइन थीटा हो, तो इसको आप ए क्रॉस बी लिखते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वी ऑल नो दैट, कैसे भाई, राइट हैंड थंब रूल से। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा एफ क्रॉस आर। ओके, कितना हो गया भाई, टॉर्क, टॉर्क हो गया हमारा एफ क्रॉस आर, वेयर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, नाउ इसकी हम यूनिट की बात करें,
तो इसकी यूनिट कितनी आएगी भाई? तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है न्यूटन, और आर इज द रेडियस मींस मीटर, तो यूनिट इज न्यूटन मीटर। डायमेंशन की बात करें तो फोर्स की डायमेंशन होती है ml। कितने होते हैं भाई फोर्स की डायमेंशन? m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप निकाल लेंगे मास को m और इसको एक्सेलरेशन को लिखेंगे lt -2, और मीटर को क्या लिखेंगे भाई आप? मीटर हो गया आपके पास l, है ना, लेंथ। सो ये हो जाएगा आपके पास m l2 t -2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द टॉर्क। ओके, सो टॉर्क का फॉर्मुलेशन हमने ऐसे किया। ओके, डन, सबने लिख लिया? हाँ, क्या हुआ वेदन? व्हाट हैपेंड? एनी डाउट इन डायमेंशंस? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सो नाउ देखिए, ये हो गया टॉर्क। सो टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। टॉर्क की वैल्यू आ गया हमारे पास कितना? एफ क्रॉस आर। नाउ देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। टॉर्क जैसे आपके पास कुछ ये ऐसा है, ये जो नट बोल्ट होते हैं ना, नट बोल्ट जो आपकी बाइक में, घर में, हर जगह यूज होता है ना, ऐसे कुछ डायमंड शेप का होता है। और इसको क्या हम यहाँ पे निकालने के लिए क्या होता है, एक आर्म रेंच होता है ना, बड़ा सा ऐसा कुछ एक फिगर कुछ ऐसा सा होता है, जिसमें इसमें हम इसको क्या करते हैं, लॉक करते हैं। और इसका एक बड़ा सा क्या होता है, एक हैंडल होता है ना, एक बड़ा सा यहाँ पे इसका हैंडल होता है। ओके, और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऐसा फोर्स लगा के इस नट को हम क्या करते हैं, लूज करते हैं, है ना। सो फिर से अभी यहाँ पे देखिए, दिस डिस्टेंस इज आर, और यहाँ पे आप फोर्स लगाते हो एफ, है ना। सो नाउ देखिए, जो अमाउंट ऑफ टर्निंग है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अमाउंट ऑफ टर्निंग बोले या फिर हम टॉर्क बोले, किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? तो वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक फोर्स पे और एक रेडियस पे, है ना। नाउ अगर देखो ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल, जब जो बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं ना, वो ट्रक के जो टायर्स होते हैं, है ना, जो ट्रक के जो टायर्स होते हैं, इनको लूज करने के लिए क्या होता है, एक बड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, ऐसा एक बड़ा सा आर्म रेंच होता है, और उसको वहां पे लगा के क्या करते हैं, उसके ऊपर वो खड़े हो जाते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है, आसानी से वो लूज हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे जो घर में जो ये वाला जो रेंच यूज होता है, इसको ले जाकर अगर आप क्या करो, ट्रक का आप नट बोल्ट खोलो उसके पहिए का, तो क्या खुलेगा वो? आई डोंट थिंक सो। तो उसमें क्या करते हो, इस आर्म लेंथ को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर देते हो। आर्म लेंथ जो होता है ना, उसको क्या करते हो, ओके, इस आर्म लेंथ को क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा बड़ा करते हैं ना। अभी देखिए ध्यान से, क्या होगा, आप यहाँ पे इस, इसके ऊपर आपने क्या किया, एक फोर्स लगाया। सो ये फोर्स हुआ। अभी देखिए, अभी आपका टॉर्क क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर, है ना। अगर आप फोर्स को बढ़ाओ तो भी क्या होगा, टॉर्क इंक्रीज होगा। अगर आपने आर को बढ़ाया तो भी क्या होगा, टॉर्क इंक्रीज होगा, है ना। सो अभी देखिए ध्यान से, अगर मैं टॉर्क को ओवरऑल में इंक्रीज करना चाहूँ, इस टॉर्क को मैं ओवरऑल इंक्रीज करना चाहूँ, तो हो सकता है फोर्स इंक्रीज करना थोड़ी मुश्किल हो, बट रेडियस को हम आराम से बढ़ा सकते हैं, है ना। तो अमाउंट ऑफ टर्निंग और टॉर्क डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ टर्निंग, किस पे डिपेंड करता है, एफ और आर पे। तो अगर आपने क्या किया, फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो आपका टॉर्क इंक्रीज होगा। अगर आपने रेडियस को बढ़ाया तो भी टॉर्क क्या होगा भाई, इंक्रीज हुआ। और दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास थीटा है ना, हमने देखा था एफ साइन थीटा इंटू आर। तो अगर आपने क्या किया, थीटा को भी बढ़ाया, है ना, एंगल को बढ़ाया, तो भी क्या होता है, टॉर्क इंक्रीज होता है। ओके, सो दीज थ्री आर द कंडीशंस जिसपे अमाउंट ऑफ टर्निंग क्या होती है, डिपेंड करती है। The amount of turning depends on three things: force पे, radius पे, and the theta between a force and a radius.
ओके डन। नाउ एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में करूंगा आपके सामने। दूसरी बात अभी यहाँ पे देखिए, तो हमने ये सब देख लिया। सेकंड, आप सभी लोग क्या करो, अपनी अपनी जगह से उठ जाइए, है ना। अगर कोई बच्चा कैमरा से शो कर सकता है तो इट्स ओके, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। आप सभी लोग अपनी जगह से उठ जाइए। उठ गए एवरीवन? अरे कुछ तो बताओ। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ क्या करना है, फिर आप देखिए। आप सभी लोग अपनी जगह से उठ जाइए और अपने घर के दरवाजे के पास जाइए। आपके रूम में जो भी डोर लगा है ना, उसके पास जाओ। ठीक है, कुछ डोर आपका कुछ ऐसे होगा, है ना। डोर आपका ऐसा है कुछ। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये जो डोर का ये वाला जो पार्ट है ना, जो आपका जो डोर है, और बिल्कुल जो राइट मोस्ट पार्ट है, उस पे आप सिर्फ एक उंगली से फोर्स लगाओ। क्या करो भाई, सिर्फ आप एक उंगली से फोर्स लगाओ, और आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ एक उंगली से ही आप क्या कर सकते हैं, इस दरवाजे को आप इधर इधर टर्न कर पा रहे होंगे। हाँ जी, करके देखा क्या? सिर्फ एक उंगली का फोर्स लगाइए आप, दरवाजा घूम रहा है भाई, है ना। दूसरा, सेकंड थिंग, अभी क्या करो, आप अपनी जो उंगली का जो आप फोर्स लगा रहे हैं ना उंगली से, उस फोर्स को आप कुछ यहाँ पे शिफ्ट करो मिडिल में। आप अपने फोर्स को क्या करो भाई, मिडिल में शिफ्ट करो, है ना। तो अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि मिडिल में आपको थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन। तो पहले में जो फोर्स लगाया उससे ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है, और बहुत तकलीफ हो रही है ना घुमाने में वहां पे। ओके, दूसरा, अभी क्या करो, आप तीसरी बार दरवाजा जो आपका जो जहाँ पे हिंज्ड है ना, ये क्या है भाई आपका यहाँ पे हिंज्ड है, इससे थोड़े आगे डिस्टेंस पे आ जाइए, यहाँ पे अभी फोर्स लगाओ। अभी फोर्स लगाइए। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि उंगली टूटने की कगार पे आ गई है, उंगली टूट सकती है आपकी अगर आप ज्यादा जबरदस्ती करेंगे तो, है ना। तो इन तीनों केसेस में, है ना, सिर्फ साहिल कर रहा है एक्सपेरिमेंट, समीर कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले आपका रेडियस बहुत ज्यादा था, है ना। तो रेडियस क्या था भाई, बहुत ज्यादा था, आपने फोर्स क्या किया, सिग्निफिकेंटली भी कम लगाया, तो एक अच्छा खासा टॉर्क निकल के आया, और ये दरवाजा क्या हो गया, घूम गया। नाउ दूसरी बार आपने क्या किया, रेडियस को थोड़ा सा डिक्रीज किया, रेडियस को डिक्रीज किया तो टॉर्क भी क्या हो गया, यहाँ पे आपका डिक्रीज हो गया। अब आपने रेडियस को और ज्यादा डिक्रीज कर दिया, रेडियस और कम कर दिया, तो टॉर्क इज सिग्निफिकेंटली वेरी 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 लेस, और टॉर्क को बढ़ाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा फोर्स अभी यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, क्या फील कर पा रहे सभी लोग? हिला दिया ना? ओके, ठीक है वेदांत, कोई बात नहीं, एक बार का एक्सपेरिमेंट था। दरवाजे को आपको ना हिला के देखना है। देखिए ध्यान से, दरवाजे पे अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाओ तो डोर इजिली ओपन हो जाता है। अगर आप फिर से इधर फोर्स लगाओ तो क्या होगा भाई, थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा यहाँ पे आ जाइए तो और ज्यादा दिक्कत होती है ना। सो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था जो 8वीं 9वीं क्लास के बच्चों को बताया जाता है आईसीएससी में। चलिए, आपने भी सीख लिया। ओके, अभी आते हैं हम सवालों पे। तो नेक्स्ट, देखिए भाई, मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपके पास, ये एक रेंच है, या देखिए ध्यान से, ये आपके पास यहाँ पे एक रेंच है, और आपने क्या किया, इसको एक आर्म रेंच से आपने इसको खींचने की कोशिश करी, है ना। तो देखिए ध्यान से, अभी आप फोर्स इधर लगाएंगे तो इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, है ना। इसका मोशन कैसा होगा भाई, कुछ ऐसा होगा। और अगर आप यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन को देखो तो कैसा आएगा भाई, ये बाहर की तरफ आएगा। किधर आ रहा है भाई, ये बाहर की तरफ। और अगर हम क्लॉकवाइज बात करें, क्लॉक के हिसाब से बात करें, तो इसका मोशन कैसा है, इसका मोशन है भाई एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इसका मोशन अभी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर मोशन होता है तो ये एक्सियल वेक्टर किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। नाउ देखिए, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और इधर की तरफ जेड, तो जो भी बाहर की तरफ निकले होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, उनको हम लेते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव,
है ना। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा होगा तो वहां पे आपका जो टॉर्क है उसको आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। जैसे हमने कैसे देखा था मोशन अंडर ग्रेविटी में, जी को ऑलवेज नीचे, जी विल बी माइनस जी ऑलवेज, है ना। तो ये कन्वेंशंस को आप अपने दिमाग में पकड़ के रखेंगे। सो टॉर्क कितना आ गया भाई आपका, पॉजिटिव आ गया। सिमिलरली अगर आपका मोशन कैसा हो रहा है, इस तरफ से ऐसे कर रहे हो तो मोशन कैसा होगा आपका, मोशन अभी होगा क्लॉकवाइज। जो आपका एक्सियल वेक्टर होगा वो किधर होगा अभी, तो अभी होगा वो अंदर की तरफ, है ना। अंदर की तरफ होगा तो उसको क्या लेंगे, उसको लेंगे हम नेगेटिव। तो हमारा जो टॉर्क आएगा इस पर क्या आ जाएगा, सो द टॉर्क विल बी नेगेटिव। ओके, तो याद रखेंगे दो कन्वेंशंस को और इनको हम यूज करने वाले हैं आगे सवालों में। Yes, done everybody. Okay. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पे। पहला सवाल सभी लोग, ये दिस इज अ डिस्क, क्या है, एक डिस्क है, यहाँ पे फिक्स है अबाउट इट सेंटर, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं, एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स इज 10 न्यूटन। ओके, एंड द रेडियस इज 2 मीटर, r इज इक्वल्स टू 2 मीटर, है ना। तो देन कैलकुलेट the amount of torque and direction. Calculate the amount of torque and also the direction. कर कैलकुलेट, बहुत ही आसान सवाल। पहला सवाल, दूसरा सवाल, (37°). This length is 1 meter. So calculate torque. Yes, answers. Yes, answers please. बहुत ही आसान सवाल। ओके, तो पहला देखते हैं, तो टॉर्क क्या होता है भाई, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। तो देखिए 10 इंटू 2, तो ये हो गया आपका कितना, 20 न्यूटन मीटर, और कैसा डायरेक्शन, तो ये क्लॉकवाइज है ना। या तो आप माइनस लिखिए या फिर आप क्लॉकवाइज लिखिए, तो बेटर हम क्या लिखते हैं, सिर्फ उसकी डायरेक्शन लिखते हैं, प्लस माइनस नहीं लिखते, सिर्फ उसकी हम डायरेक्शन लिखेंगे। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 20 एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरे का आंसर हो गया 6 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर नहीं होता वेदांत। ओके, तो दूसरे का हम कैलकुलेट करें तो देखिए ध्यान से, ये आएगा आपके पास, दो फोर्सेस आएंगे अभी यहाँ पे, 10 cos 37°, फर्स्ट विल बी, तो टॉर्क कौन सा प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा। 10 इंटू साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 3/5, मल्टीप्लाइड करेंगे रेडियस से 1, सो इट विल बी 6 न्यूटन मीटर। ओके, तो दो आंसर्स आगे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सवाल का लेवल हम थोड़ा और बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस सवाल में। तीसरा सवाल देखिए ध्यान से, यहाँ पे अभी आपका सर्कुलर मोशन भी यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे हमने एक बॉल को रस्सी से बांध रखा है और ऐसे ही कुछ ऑक्सीलेट कर रहा है यहाँ पे, एंड मास ऑफ द बॉल इज 1 kg,
बॉल का मास कितना है 1 kg है एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 30 डिग्री। ओके, नाउ आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस, फाइंड द टॉर्क ऑफ, फाइंड द टॉर्क, find the torque of all forces acting on the ball। बॉल पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ना, सबका आप टॉर्क निकाल के बताइए। बॉल का मास है 1 kg, थीटा इज 30 डिग्री, दैट्स ऑल। इतनी इंफॉर्मेशन ही आपको दे रखी है, सॉल्व कीजिए। आइए संजय जी, वेलकम है आपका। किधर गए आप बीच में क्लास के? यस संजय, कैलकुलेट करो, सॉल्व कीजिए सवाल। यस, एनी क्लू? यस, वन आंसर, एक बच्चे का आंसर है। Oh, length of the string. Length of the string is 1 meter. Sorry, 1 meter. फाइव न्यूटन मीटर। प्रतीक का आंसर आ गया 5 न्यूटन मीटर। ये किसका टॉर्क है प्रतीक? कौन से फोर्स का टॉर्क है? रोशन का भी आ गया। बट आप ये बताइए कौन से फोर्स का टॉर्क है ये? ग्रेविटी का। ओके, बस सिर्फ ग्रेविटी का टॉर्क आएगा और किसी का नहीं आएगा? चलिए देखिए, इसको सॉल्व करते हैं अभी यहाँ पे। सो इसको सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसा आएगा हमारे सामने। देखिए ध्यान से, पहले तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, है ना, और देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉल के ऊपर। तो ये बॉल है, इसका मास है कितना 1 kg दे रखा है। तो एफबीडी में अगर बनाऊं यहाँ पे तो कुछ ये ऐसा आने वाला है। नाउ ये ऐसा हो गया, इस पे ग्रेविटी फोर्स का फोर्स लग रहा होगा एकदम नीचे की तरफ। तो दिस इज mg एंड ये देखिए ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग की वजह से भी एक फोर्स आता है, अगर आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ रखा हो, याद हो तो ये क्या होता है भाई, टेंशन होता है टी। और नाउ देखिए ध्यान से, बॉल का यहाँ पे इधर इधर ये ऐसे 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 ये ऑक्सीलेट कर रहा है। तो नाउ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा हो गया? ये हो गया। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस बॉल। ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ देखिए ध्यान से, ये टेंशन टी किधर से पास हो रहा है भाई? एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है ना। ये जो टेंशन टी है कहाँ से पास हो रहा है? तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है। तो अभी हमने ऐसा पढ़ा है कि अगर कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे तो क्या होता है, उसके अबाउट का जो टॉर्क होता है वो 0 होता है। तो टेंशन का जो टॉर्क है वो तो कितना हो गया भाई? 0 हो गया, है ना। तो टेंशन का टॉर्क अभी यहाँ पे कितना हो गया भाई? 0 हो गया। क्यों 0 हुआ? बिकॉज वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है ना। नाउ अभी देखते हैं हम दूसरी बात। दूसरी, क्या mg की वजह से कोई टॉर्क आएगा? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पे mg ना बिल्कुल किधर भी पास नहीं हो रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, थोड़ा अलग है। तो देखते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी ये mg का टॉर्क कैसे आ पाएगा। तो ये आपका बॉल हो गया। नाउ इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आगे लेके जाता हूँ।
ये यहाँ पे हो गया आपका mg। ना देखिए ध्यान से, ये एंगल अभी आपका कितना है भाई 30 डिग्री, तो ये एंगल भी हो जाएगा आपका कितना 30 डिग्री। अब देखिए ये हो गया आपका mg, और mg के अभी यहाँ पे कंपोनेंट्स होंगे, तो दो कंपोनेंट्स होंगे, एक यहाँ पे ऐसा हो गया आपके पास mg cos 30 डिग्री, और इधर की तरफ हो जाएगा, इस तरफ कितना होगा भाई, तो इस तरफ ये हो जाएगा ये mg sin 30 डिग्री। देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए mg यहाँ लग रहा है कुछ ऐसे mg एंड दिस एंगल इज थीटा, तो क्या होगा, इसके एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा और एक कंपोनेंट जस्ट इसके परपेंडिकुलर आएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका mg sin थीटा, है ना। तो देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पे नीचे mg लग रहा है, जहां से थीटा है वहां पे cos आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा भाई sin आएगा। अब देखिए ध्यान से फिर से, तो ये mg cos थीटा है वो किधर है भाई, बिल्कुल एकदम सीधा सीधा लग रहा है, और इसको भी आप ध्यान से देखो तो ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ ऐसा पास हो रहा है ना। सो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये टॉर्क को प्रोड्यूस तो नहीं करेगा, बिल्कुल भी टॉर्क को नहीं प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज क्या होगा, ये वाला केस हो गया है ना, ये दरवाजा है और जैसे आप इसको ऐसे ऐसे खींच रहे हो, घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा, है ना। तो टॉर्क अभी आएगा, टॉर्क ड्यू टू mg विल बी इक्वल टू, तो ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी ये हो गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दिस इज 1 मीटर, ये हो गया आपका क्या हो गया फोर्स, तो टॉर्क निकाल लेंगे आप यहाँ पे mg sin 30, ये हो गया f इंटू r, r की वैल्यू कितनी है भाई, r की वैल्यू है 1 मीटर, सो 1 इंटू 10 इंटू 1/2 इंटू 1, तो ये हो गया आपके पास 5 न्यूटन मीटर। एंड इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसे आएगा भाई, तो अभी डायरेक्शन आएगा आपका ऐसा, ऐसा मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ओके। यस, एनी डाउट, तो दो बच्चों का आंसर आ गया, यस, एनी डाउट, एनीबॉडी, ठीक है आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए ध्यान से आप, सपोज जैसे हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बात करते थे कि एक बॉडी है, इस पे इधर से कुछ फोर्सेस लगा रहे हैं, कुछ फोर्सेस इधर से लग रहे हैं, तो नेट फोर्स की बात करते थे, है ना, एफ नेट, तो एफ नेट कितना आएगा तो हम क्या करते थे, जो भी सेम एक डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबको जोड़ते थे, और उस पर एफ नेट निकालते थे, विच वन इज द ग्रेटर, मान लीजिए F1 अगर इस साइड का ग्रेटर है देन F2, नेट फोर्स की वैल्यू आती थी F1 माइनस F2, ओके। सो नाउ यहाँ पे हम टॉर्क की बात करें तो नेट टॉर्क भी हम लगा सकते हैं, नेट टॉर्क भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, सपोज दिस इज अ व्हील, है ना, एक व्हील है जिसकी रेडियस है मान लीजिए सपोज 2 मीटर, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं, कितने 20 न्यूटन का, और एक फोर्स हम इधर लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, ओके। सो अभी इसका जो होगा नेट एक मूवमेंट होगा किसी एक तो डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। सो नाउ ये सवाल है, कैलकुलेट करें, इसमें क्वेश्चन है कैलकुलेट टॉर्क, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क कैलकुलेट करें, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ टॉर्क बिकॉज ऑफ 20 न्यूटन, तो अगर आप ध्यान से देखो तो 20 न्यूटन किधर घुमाने की कोशिश करेगा, तो 20 न्यूटन इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे ऐसे, है ना, कौन सी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, लाइक दिस, ओके। बात करें हम 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन इसको क्या करेगा, कुछ ये डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क बिकॉज ऑफ 20 न्यूटन विल बी हाउ मच, इट विल बी 40 न्यूटन मीटर, और इसका डायरेक्शन क्या है भाई, इसका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, ओके। और टॉर्क निकाले हम बिकॉज ऑफ 10 न्यूटन, so it will be 20 न्यूटन मीटर एंड दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो आप जानते हो एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, तो इसमें हम कैसे निकालते हैं टॉर्क, तो जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे, सो टॉर्क नेट विल बी 40 माइनस 20, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 20 न्यूटन मीटर एंड इट इज क्लॉकवाइज,
20 Newton meter and the direction is clockwise. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो अभी हम और कैलकुलेट करेंगे जब हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे जब हम आएंगे तो वहां पे हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे सवाल। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। सर्कुलर मोशन में ऐसे सवाल कराए थे आपको। दिस इज 10 मीटर, दिस लेंथ इज 10 मीटर एंड हियर एंगल इज 53 डिग्री। और यहाँ पे पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है कितने का, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। ओके, एंड ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पॉइंट O। ओके, सो नाउ कैलकुलेट टॉर्क ऑन द पार्टिकल about the axis shown। जो एक्सिस आपको दिखा रखा है उसके अबाउट आप टॉर्क बताइए। इसमें आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। देखिए रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू तो दे रखी है आपको यहाँ पे 10 मीटर है ना। बस आपको ये चीज निकालनी है ना, फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स आपको निकालना है। रेडियस तो पता है, जस्ट आपको यहाँ पे थोड़ी सी ज्योमेट्री अप्लाई करनी है और परपेंडिकुलर फोर्स निकालना है। तो करें कैलकुलेट। यस, करे सॉल्व। ओके, एनी आंसर्स? सिक्सटी आंसर, एक बच्चे का आंसर है 60। यस रोशन, करेक्ट आंसर। विघ्नेश का भी आंसर आया करेक्ट। वेरी गुड, चलिए सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए ध्यान से, ये कुछ ऐसा है। देखिए ध्यान से, ये है 10 और ये फोर्स ऐसे लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक ज्वाइन करके ट्रायंगल बना दूंगा। दिस इज 53 डिग्री, दिस इज 90, सो दिस एंगल विल बी हाउ मच, इट विल बी 37 डिग्री है ना। तो जैसे आप इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करोगे ऊपर, सो दिस एंगल विल आल्सो बी 37 डिग्री। ना अब देखिए सिचुएशन कैसी हो गई, कुछ ऐसा। ये यहाँ पे है और ये ऊपर की तरफ है एंड दिस इज 37 डिग्री, ये आपका थीटा। तो अभी देखिए ध्यान से, ये एफ, एक मिनट के लिए मैं इसको एफ बोल देता हूँ। तो इसका इधर कंपोनेंट ले तो इट विल बी एफ कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना आएगा भाई, इट विल बी एफ साइन थीटा। तो देखिए ये एफ साइन थीटा हो गया और ये हो गया आपका आर परपेंडिकुलर, दिस इज आर परपेंडिकुलर। तो नाउ टॉर्क कैसे निकालेंगे भाई, एफ साइन थीटा, फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है, दिस इज 10 न्यूटन, तो दिस इज एफ साइन थीटा इनटू आर परपेंडिकुलर। सो एफ की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे, 10 इनटू साइन 37, साइन 37 इनटू आर परपेंडिकुलर, सो इट विल बी 10 इनटू साइन 37 की वैल्यू कितनी है, 3/5 इनटू आर परपेंडिकुलर भी कितना है आपका, 10 है। सो दिस इज 60 न्यूटन मीटर। और ये किधर से आएगा भाई, कि कैसे इसको रोटेट करेगा, तो ये रोटेशन की टेंडेंसी इसकी कुछ ऐसी है, क्लॉकवाइज। ओके, ओके, एनी डाउट किसी बच्चे को? दोबारा रिपीट करो, ज्योमेट्री में कोई प्रॉब्लम?
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई, दैट इज F क्रॉस R। नाउ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस पोजीशन वेक्टर कैन आल्सो बी वेक्टर क्वांटिटीज। तो आपको जस्ट एक इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सवाल दूं मैं आपको, F इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3 j कैप माइनस k कैप। ये आपके पास क्या है, फोर्स है। एंड सपोज दिस पोजीशन वेक्टर is how much? So this position vector is 1i cap 1 j cap 1i cap plus 1 j cap minus 1 k cap minus 1 k cap, है ना। तो दो चीजें दे रखी है ना, पूछा आपसे कैलकुलेट टॉर्क। तो अभी कैसे निकालेंगे, तो आपको वेक्टर जैसे कि थोड़ा बहुत याद हो तो क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग बाय सॉल्विंग अ डिटरमिनेंट, है ना। तो यहाँ पे टॉर्क आप निकालोगे कैसे, यहाँ लिखेंगे आप आई जे के, और यहाँ पे फोर्स, और ये होगा फोर्स, और ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 2 3 -1 1 1 -1, और आप इसको क्या करेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे। ओके आई होप सॉल्व करना आता है आपको एवरीवन। तो चलिए आप इसको सॉल्व कर लेना। तो ऐसे भी हम क्या करते हैं, ऐसे भी हम निकालते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट varieties of क्वेश्चन। नेक्स्ट है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ओके तो हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देख रखा है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है भाई, फोर्स क्या है बॉडी पे, नेट फोर्स कितना है, एफ नेट बॉडी पे क्या होता है, 0। तो हम क्या बोलते हैं भाई उसको, दैट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। सो अभी देखिए ध्यान से, सिमिलरली अगर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या कौन सी क्वांटिटी 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो टॉर्क है बॉडी का, टॉर्क नेट अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस, किसी एक एक्सिस के अबाउट क्या हो जाए भाई, टॉर्क आपका 0 हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पे क्या है भाई, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के क्या होता है भाई, टॉर्क नेट वहां पे क्या होता है, 0 होता है, यानी कि बॉडी का कोई रोटेशनल मोशन वहां पे नहीं हो रहा, बॉडी का कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं आ रहा, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक झूला है ना, सीसॉ। तो सीसॉ क्या होता है, बिल्कुल ही उसके सेंटर पे एक हिंज लगा होता है, और यहाँ पे एक बच्चा बैठता है, और यहाँ पे एक दूसरा बच्चा बैठता है ना। अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाए, अगर इसका वेट है ना, इसका वेट क्या है भाई, इसके वेट से ज्यादा है, सपोज दिस इज W1, दिस इज W2, इफ W1 इज ग्रेटर देन W2, अब ये भारी है तो क्या होगा, अब ये भारी है, तो देखिए ध्यान से, अभी ये जो सीसॉ है किसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है, तो ये वाले हिंज के अबाउट, ये वाले एक्सिस के अबाउट, है ना। अगर ये यहाँ से इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, एंड दिस इज हेवियर, तो क्या होगा, अब ये नीचे जाएगा, है ना। अगर इफ W2 इज ग्रेटर देन W1, तो क्या होगा भाई, ये वाला अभी नीचे जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, कि अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, देयर इज नो इक्विलिब्रियम, है ना। अभी ये अनस्टेबल है, और ये अप डाउन यहाँ पे ऐसा हो रहा है मतलब अभी यहाँ पे कोई भी इक्विलिब्रियम का केस नहीं है ना। नाउ अभी देखिए ध्यान से, अगर मैं क्या करूं, ये अगर मान लीजिए दिस इज फर्स्ट, पहला बालक, दूसरा बालक, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, तो दिस मास ऑफ वन इज ग्रेटर देन मास ऑफ टू। मैं मान लीजिए अभी कितने का है, 60 kg का है ना, और ये कुछ आपका 40 kg का है, करेक्ट। तो अभी ये जाहिर सी बात है क्या होगा, नीचे आएगा, है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ सेटिंग ऐसे करनी है ना कि क्या हो जाए कि ये जो सीसॉ है बिल्कुल ऐसे रहे, ना ही इधर की तरफ जाए ना ही इधर की तरफ जाए। ओके सो अभी देखिए ध्यान से,
अगर मैं क्या करूं, इस बच्चे को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं, है ना, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे सीसॉ है, इसकी लेंथ पूरी की इधर 5 मीटर, इसकी पे है 5 मीटर। तो अगर मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, है ना, तो देखिए ध्यान से, पहले 5 था, अभी इसकी डिस्टेंस मैंने कितनी कर दी, 3 मीटर कर दिया। कितना कर दिया भाई, 3 मीटर। तो क्या होगा, अभी इसका जो टॉर्क है वो क्या हो गया भाई, रिड्यूस हो गया, है ना। अभी देखिए ध्यान से, इनिशियली अभी इसका मैं टॉर्क कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, ये आएगा फोर्स mg, और ये डिस्टेंस हो गया 5। तो भी टॉर्क इसका आ जाएगा आपका कितना, 600 इंटू 5 समथिंग 3000, है ना। कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 3000 न्यूटन मीटर, इसका टॉर्क आ गया। बट जैसे आप क्या करते हो, इसको अगर यहाँ पे कर दिया आपने, थोड़ा इधर शिफ्ट कर दिया, तो अभी इसका जो टॉर्क आएगा कुछ 600 इंटू 3 आएगा, मतलब आपने क्या कर दिया, टॉर्क को रिड्यूस कर दिया। टॉर्क को क्या कर दिया आपने, रिड्यूस कर दिया। तो देखिए एग्जाम में सवाल कैसे से बनाए जाते हैं, सवाल ऐसे बनाए जाते हैं कि दो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, एक का नाम है चिंकू, एक का नाम है पिंकू। इसका वेट है इसका वेट ले लिया आपने कितना, 50 kg, और इसका वेट ले लिया आपने कुछ 30 kg। और ये कितने डिस्टेंस पे है भाई, ये डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस है अभी 3 मीटर, ये भी है आपका 3 मीटर, है ना, ये भी 3 मीटर, अभी 3 मीटर पे है। अभी आपसे सवाल ऐसा पूछते हैं कि एक्सिस से, है ना, ये एक्सिस है रोटेशन, इससे कितनी दूरी पे चिंकू पिंकू, तो सवाल ऐसे पूछते हैं कि चिंकू को कितना आगे शिफ्ट करें सो दैट नेट टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0, है ना। सवाल समझ में आ रहा है आपको, ईच एंड एवरीवन? सभी लोग सवाल समझ पा रहे हैं? अभी तक जो भी डिस्कशन हो रहा है आप समझ पा रहे हैं? एवरीवन ओके? करिए, इसको सॉल्व करिए, ये सवाल आप सॉल्व कीजिए, करिए सवाल को सॉल्व। यस आंसर्स। मैं शिफ्ट करूं इसको 1.2 मीटर्स, ओके, तो टॉर्क हो जाएगा वहां पे, नेट टॉर्क विल बी 0। ओके, तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है हमारा, ओ है, दिस पॉइंट इज ओ, है ना। तो हम ऐसे लिखते हैं, देखिए ध्यान से, नेट टॉर्क नेट अबाउट पॉइंट ओ, जो पॉइंट ओ है उसके अबाउट नेट टॉर्क को क्या कर दो आप, 0 कर दो, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ये जो चिंकू है और ये पिंकू, तो ये है ना, अगर आप देखो इसका टॉर्क किधर लग रहा होगा, कुछ ऐसे लग रहा होगा। तो इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन आएगा वो कैसे घुमाना चाहेगा इसको, कुछ ये ऐसा घुमाना चाहेगा, है ना। मतलब ये इसको कैसे घुमा रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, और ये तो क्लॉक क्या है भाई, ये दिस इज क्लॉकवाइज। तो इसका टॉर्क कितना लिखेंगे हम, देखिए इसका टॉर्क किधर आएगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, और इसका टॉर्क क्या आएगा भाई, इसका टॉर्क कुछ ऐसे आएगा क्लॉकवाइज, है ना। कैसे आएगा भाई, ये कुछ क्लॉकवाइज आएगा। सो नाउ अभी आप दोनों के टॉर्क को जोड़ेंगे तो 0 कुछ नहीं आएगा, दैट विल नॉट कम आउट टू बी 0, है ना। सो अभी देखिए मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, हम ये मान लेंगे कि हमने चिंकू को हमने इससे x डिस्टेंस पे हमने शिफ्ट कर दिया, कितने डिस्टेंस पे, कुछ x डिस्टेंस पे शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, और पिंकू इज स्टिल सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। नाउ अब इस पॉइंट के अबाउट क्या करेंगे हम, नेट टॉर्क को हम 0 कर देंगे। सो अभी कैसे लिखेंगे हम, सो इसका टॉर्क किधर आया भाई, इसका टॉर्क आपका एंटी क्लॉकवाइज आया है, तो ये टॉर्क आ जाएगा आपका पॉजिटिव, सो दिस विल बी 30 mg, मतलब 300 गुणे 3, ओके, दिस इज पॉजिटिव। ये टॉर्क आपका आ गया कितना, पॉजिटिव, एंड ये आएगा आपका नेगेटिव, बिकॉज सेंस ऑफ रोटेशन क्या है भाई इसका, क्लॉकवाइज, है ना। तो क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ, तो माइनस में लिखूंगा इसको कितना, 500 इंटू एक्स, ओके,
एंड इज इक्वल टू 0, इसको पुट करेंगे हम 0। सो इक्वेशन बन गया हमारे पास 300 गुने 3 माइनस 500 गुने x इज इक्वल टू 0, है ना। मतलब टॉर्क नेट हमने क्या कर दिया, नेट टॉर्क को हमने बना दिया 0, तो अभी यहाँ पे कोई भी रोटेशनल इफेक्ट नहीं आएगा, देयर विल बी नो रोटेशनल इफेक्ट। सो ये बनेगा आपका 900 इज इक्वल टू 500 इंटू एक्स, 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। सो x विल बी इक्वल टू 9/5। 9/5 का मतलब क्या हो गया भाई, 5 का ये हो गया 5, ये हो गया 1.8, दिस इज 1.8 मीटर, आंसर इज 1.8। ओके ओके। सो अभी इक्विलिब्रियम के मैंने बस ये छोटे सवाल लिए हैं, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पे हम और सवाल लेंगे अभी, यहाँ पे अच्छे सवाल लेंगे। जस्ट उन सारे सवालों में क्या होता है, 1-2 क्वेश्चन में ही आपको 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा पूरा चला जाएगा, है ना। बहुत सारे इक्वेशंस एंड ऑल दैट सारी कुछ करनी होती है। सो इक्विलिब्रियम के और सवाल देखेंगे हम इसी में। सो नेक्स्ट टॉर्क में और कुछ सीखते हैं हम। ओके, आप क्या करो बच्चों, एच.सी. वर्मा के जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं, है ना, जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उसको आप क्या कीजिए, जाके देख के उसको आप करने की कोशिश कीजिए कि कैसे उन्होंने वहां पे टॉर्क को जीरो किया है, इस पॉइंट के अबाउट, वो पॉइंट के अबाउट, है ना। तो चलो एक क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। एक बड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, और आई होप 20 मिनट में तो नहीं होगा, बट मैं आपको एटलीस्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। ये चैप्टर तो बहुत लंबा चलता है, बट नेक्स्ट आई होप 6-7-8 लेक्चर्स और लगेंगे इसमें। ना दूसरा देखिए, एच.सी. वर्मा के जो सॉल्व एग्जांपल्स उसमें आप करके देखिए। अगला एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज यहाँ पे एक हैंगर लगा रखा है मैंने, ये एक हैंगर है, और यहाँ पे एक रॉड है। रॉड की लेंथ है आपके पास 100 सेंटीमीटर। रॉड की लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। और मैंने क्या कर रखा है, इसको 2 रस्सियों से इसके एंड पे बांध रखा है। 2 रस्सियां इसके एंड पे लगा रखा है, एकदम एंड टू एंड पे। और ये जो रॉड है, रॉड का मास दे रखा है आपको 10 kg। मास ऑफ द रॉड इज 10 kg एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द रॉड। और यहाँ पे इस एंड से 40 सेंटीमीटर आगे, इस एंड से कितना आगे भाई, 40 सेंटीमीटर आगे मैंने क्या रखा है, एक मास रखा है कितने का, 5 किलो। दिस 5 kg का मैंने यहाँ पे एक मास रखा है। सो नाउ अभी आपसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। कैलकुलेट टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। तो ऐसे सवाल इसमें किए जाते हैं सॉल्व। तो चलिए आप इसको सॉल्व करके लाइए, ये सवाल करके देखिए एटलीस्ट होता है कैसे। इस सवाल को मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग तब तक इसको आप सॉल्व कीजिए। एक और सवाल दे रहा हूं मैं आपको। ओके, ये बस ये रखो आप, इसको आप होमवर्क में ट्राई कीजिए। तो मैं आपको हिंट क्या दे रहा हूँ, हिंट है कि इसमें क्या हिंट है कि आपने क्या करना है, आपने एक बार, चल एक इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ इसमें। तो देखिए इसमें अभी क्या करेंगे, हम पहले इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, सो दिस इज, अन्य खत्म हो गए। ओके, स्टॉप शेयर। टेंशन में आपको आंसर बता दूं, आंसर यहाँ पे T1 की वैल्यू है 70 और T2 की वैल्यू है 80। ओके,
या नाउ देखिए ध्यान से, सो जस्ट अ मिनट। यस, देखिए ध्यान से। हाँ, तो क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल पे। जो सवाल हमारा कुछ ऐसा है, ये सवाल हमारा यहाँ पे ऐसे है ना। अभी देखिए ध्यान से, टेंशन इधर कितना लग रहा है, मान लीजिए इसमें टेंशन मान लेते हैं T1, इसमें मान लेते हैं टेंशन हम T2, है ना। दिस इज टेंशन T1 एंड दिस इज टेंशन T2, और यहाँ पे क्या है, आपका पूरा का पूरा मास है। अब देखिए ध्यान से, मास कितना है, इसका मास तो है 10 kg और इसका मास है 5 kg। तो अगर टोटल मासेस की बात करें तो टोटल मास कितना हो गया, 10 + 5 15 हो गया। तो और नीचे आप तो कितना हो गया, यहाँ पे 15 g mg का फोर्स लगेगा, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखिए ध्यान से, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, कहीं ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे एक इक्वेशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वेशन T1 + T2 = 150, है ना। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अभी देखिए यहाँ पे आपको एक वेरिएबल T1 हो गया, दूसरा वेरिएबल आपका T2 हो गया। तो अभी दो वेरिएबल निकालने हैं, दो वेरिएबल सॉल्व करने हैं, तो आपको दो इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा, है ना। और दूसरी आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे सिस्टम में कुछ भी टर्निंग का इफेक्ट नहीं है ना। टर्निंग का इफेक्ट सिस्टम में क्या है भाई, बिल्कुल ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, कि कोई भी एक आप वो ले लीजिए, कोई भी आप पॉइंट ले लो, इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट जो आपका जो मिडिल पॉइंट है, इसके अबाउट सारे फोर्सेस का आप टॉर्क निकाल लीजिए। देखिए ध्यान से, ये T1 का कुछ भी टॉर्क आएगा, T2 का टॉर्क आएगा, देखिए ये छोटा वाला मास है, इसका भी क्या आएगा, एक टॉर्क आएगा, और ये खुद ये जो रॉड है, इसका भी यहाँ से एक टॉर्क आएगा, है ना। तो इसका टॉर्क तो अभी देखिए, इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो इसका टॉर्क तो 0 आएगा। तो आप क्या करो, आप सारे जो फोर्सेस है, जितने भी यहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं ना, सबका आप टॉर्क 0 करें। टॉर्क नेट अबाउट पॉइंट O, टॉर्क नेट अबाउट पॉइंट O को क्या करो आप भाई, 0 कर दो, है ना। तो एक इक्वेशन यहाँ पे आ गई। दूसरा क्या करें, आप नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O निकाल के सबको आप 0 कर दो, एक वैसे आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप ये थोड़ी कसरत करके आइए घर से, मैं आपको एक कल सॉल्व करके बताता हूँ। ओके एवरीवन, हाँ जी, करके लाएंगे। ओके, इसको आप सॉल्व कीजिए घर से। हाँ साहिल, आप क्या पूछ रहे, साहिल पूछ रहे कितने दिनों में खत्म होगा। देखो ये साहिल, इस चैप्टर को ना खत्म तो काफी कम टाइम में भी किया जा सकता है, बट अगर टाइम लेकर अगर कराया गया आपको, तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। जैसे मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया करा रखा है ना, तो आप एग्जाम में कैसे भी सवाल आ जाए, IIT में भी आप सवाल आ जाए ना, तो उसमें क्या होगा कि आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम है साहिल, क्या क्या सिलेबस है आपके एग्जाम का? फर्स्ट बुक मतलब होल, ओके। ये कौन सा हुआ, चैप्टर नंबर कौन सा है आपके बुक के हिसाब से? 7th, 8th कौन सा है? इसके बाद ग्रेविटेशन, ओके नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बढ़ते रहिए। यहाँ तक इतने में जितना कवर हो जाता है उतना आप सॉल्व करके आइए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। रोटेशन मोशन तक यहाँ तक करके आइए। ओके चलिए, नेक्स्ट आपको मैं कुछ और सवाल देता हूँ, सॉल्व करिए उसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगला सवाल आपके सामने। या तो हमने ऐसे देख रखा कि F इज क्या होता है भाई, हमारे पास M में, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है भाई, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा होता है ना। तो चलिए, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा कैसे होता है, इस चीज को हम क्या करते हैं, अभी डिराइव करते हैं कि टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा कैसे होता है, और उस पर हम बेस्ड काफी क्वेश्चन करेंगे रोटेशनल मोशन में।
नाउ नेक्स्ट, अभी देखिए ध्यान से। तो सपोज हियर हमारे पास क्या है, एक रिजिड बॉडी है, हमारे पास एक रिजिड बॉडी है एंड दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। ये हमारे पास क्या है भाई, रिजिड बॉडी है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मास हमारे पास m1 है और एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है r1। ओके, सो कोई भी रिजिड बॉडी होती है बहुत सारे पार्टिकल से क्या होती है, मिलके बनी होती है, 1 2 3 4 5 m1 m2 m3 4। नाउ दूसरा हम यहाँ पे मान लेते हैं सपोज हियर देन m2 पार्टिकल इज देयर एट अ डिस्टेंस ऑफ r2। सिमिलरली हम मानेंगे यहाँ पे दिस इज m3 मास इज देयर, सपोज हियर m4 मास, और ऐसे करते 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 सपोज दिस इज nth मास, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉडी ऐसे, बॉडी के पास एक ओमेगा है और साइमल्टेनियसली सब यहाँ पे सबके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी है सबके पास। ओके, नाउ यहाँ पे हम मान लेते हैं बॉडी एक एक्सेलरेशन 80, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 से ये पार्टिकल सारे के सारे एक पार्टिकल ऐसे घूम रहे हैं, है ना। सो नाउ अभी बॉडी ऐसे घूम रही है, ये डिस्टेंस यहाँ पे एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, r1 है, तो जाहिर सी बात है कि इस पे कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रहा होगा, है ना। तो फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास m1 m into a। नाउ टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क होता है आपके पास r क्रॉस f, है ना। सो नाउ अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टॉर्क को ऐसे लिख सकता हूँ r1 into f, f की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, m1 into a, करेक्ट, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। नाउ a क्या है भाई यहाँ पे, तो दिस a इज नथिंग बट 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। सो नाउ अभी देखिए पहले टॉर्क की वैल्यू मैं निकालू तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, r1 into m1 into 80 की वैल्यू कितनी होगी भाई, r1 into अल्फा। लिख सकते हैं इसको हम ऐसा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। सो नाउ अब देखिए पहले पार्टिकल पे हमने टॉर्क निकाल लिया, है ना। सिमिलरली अगर मैं दूसरे पार्टिकल पे टॉर्क निकालूं तो ये क्या आ जाएगा भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ r2 into m2 into r2 into अल्फा, है ना। तो देखिए अल्फा और ओमेगा क्या होता है सॉरी ओमेगा क्या होता है, सॉरी अल्फा जो होता है एक्सेलरेशन सारे पार्टिकल के लिए सेम होता है सर्कुलर मोशन। नाउ देखिए अल्फा हमने यहाँ पे निकाला, लेंथ ऑफ द रॉड, ओके पिछले सवाल में क्या, एक सेकेंड इस बच्चे को रॉड बार, हाँ देकर रखा है ना आपको, लेंथ ऑफ द रॉड इज 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द रॉड इज 100 सेंटीमीटर, इनकी लेंथ नहीं दे रखी है, कोई जरूरत नहीं है, इन स्ट्रिंग की लेंथ नहीं दे रखी। ओके, नाउ देखिए ध्यान से इस सवाल पे आइए, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो सेकंड का टॉर्क लिख दिया, सिमिलरली हम थर्ड का टॉर्क लिख सकते हैं अबाउट दिस एक्सिस, सो दिस विल बी r3 into m2 into r3 into अल्फा। ओके, नाउ मैं अगर लिखूं नेट टॉर्क की बात करूं मैं यहाँ पे, तो इट विल बी m1 r1 दो है यहाँ पे, r1 का स्क्वायर इंटू अल्फा, है ना, प्लस m2 r m2 r2 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस m3 r3 का स्क्वायर इंटू अल्फा एंड सो, करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे कॉमन क्या है भाई इसमें, तो दिस अल्फा इज ओनली कॉमन, एंड यहाँ पे m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर एंड सो, करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया आपके पास अल्फा। नाउ आप इसको जरा पहचानिए, क्या कहते हैं इसको हम, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, क्या कहते हैं हम उसको रोटेशनल मोशन में, what this is called moment of inertia, very good। so इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, I सिंबल से। so here formula will be torque net is equals to I alpha। तो ये फॉर्मूले को हमने प्रूफ कर दिया, तो torque net is equals to I alpha, this is torque net is equals to I alpha। लिख लीजिए, डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे एक सवाल करते हैं और इस आज की क्लास को खत्म करते हैं यहाँ पे। जी डन, एवरीवन हो गया।
एवरीवन लिख के हो गया? डन एवरीवन? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। तो देखिए यहाँ पे सवाल कैसा है आपके सामने। हियर वी हैव अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। यहाँ पे फिक्स किया है हमने, यहाँ पे सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा कुछ यहाँ पे है। रॉड को हमने यहाँ पे हिंज किया है, यहाँ पे फिक्स कर रखा है, और l/4 डिस्टेंस आगे, l/4 डिस्टेंस आगे मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया कितने का, F फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया भाई? यहाँ पे एक F फोर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। एक्सिस ऑफ रोटेशन से l/4 डिस्टेंस आगे, है ना। तो ना अभी आपसे पूछा गया फाइंड अल्फा ऑफ द रॉड, फाइंड अल्फा of the rod, and second angular displacement of the rod, and angular displacement of the rod in t seconds। t सेकेंड में इसका अल्फा निकालिए और इसका थीटा निकालिए। ओके, आंसर सुनाओ। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए आपको आना। इसके बाद इसके बगैर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे वी नो दैट हियर टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, है ना। तो नाउ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाली एक्सिस के अबाउट आना चाहिए, है ना। तो अभी देखिए टॉर्क की वैल्यू क्या होती है। टॉर्क होता है आपके पास F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/4, ओके, इज इक्वल टू ये आई। देखिए ये आई क्या होता है, दिस इज ml²/12 इंटू अल्फा। अब देखिए यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये 4 3 सा 12 आ गया। तो अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आ गया आपके पास F इज इक्वल्स टू ml/3 इंटू अल्फा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3f/ml, है ना। तो अल्फा की वैल्यू आ गया आपके पास 3f/ml, है ना। अल्फा आ गया आपके पास। नाउ अभी देखिए दूसरा क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ at²। दूसरा फॉर्मूला होता है आपके पास थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू t², है ना। सिमिलरली आप ऐसे निकाल सकते हो, यहाँ पे सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं और अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ओके, बहुत ही आसान है, बस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए अबाउट डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट, दैट्स ऑल। यस, एनी डाउट? तो आप घर से निकाल के लाइए, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट करके लाइए अगले लेक्चर में, ओके। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए, उसको आप सॉल्व करें। ओके, एनीबॉडी हैज एनी डाउट फ्रॉम टुडेस लेक्चर? ओके, थैंक यू वेरी मच।
ओके, थैंक यू वेरी मच। सब लोग टेस्ट में अपीयर होइए, टेस्ट लिखें आप अच्छे तरीके से, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है उसमें, और सॉल्व करें, अटेम्प्ट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई एम एंडिंग द मीटिंग हियर।